हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी इमॉर्टलिटी का एपिसोड नंबर 19। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शुई ने जाओ के साथ फाइट की और उसने अंडरग्राउंड साउंड वेव का यूज करते हुए उसे हरा दिया। उसके बाद लीन और युआन के दरमियान मुकाबला हुआ, मगर युआन के पास फ्लाइंग सोर्ड नहीं थी, तो वो मैजिक वेपन का यूज करके लीन का सामना करता है। हालांकि वो इसमें हार गया। साथ ही मोटो ने फेंग हान को बता दिया कि नैनशियान के पास एक खास मैजिक वेपन है जिसे रोशिमोन कहा जाता है और वो उसी का यूज करके फेंग हान के साथ मुकाबला करेगा। अब आगे तो नाटे एल्डर सबको बताते कि दोस्तों आप सभी ने शानही लिस्ट के सारे मुकाबले देख लिए हैं और अब होगी क्वार्टर फाइनल्स और इसके पार्टिसिपेंट्स के नाम हमने ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट कर दिए हैं। इसमें जो भी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे वो शानही लिस्ट की रैंकिंग के टॉप में जा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर इस मुकाबले में परफॉर्म करेंगे। तुम्हें इस फाइट में कोई भी टेक्निक बाकी नहीं रखनी है क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। जिसके बाद नाटे एल्डर वहाँ मौजूद स्टोन पर लिखे हुए नामों को अनाउंस करते हैं जिसमें फेंग हान का मुकाबला होने वाला था मोटू के साथ। तो ये दोनों तुरंत एरिना में कूद जाते हैं। अब ये लोग तो बिना कुछ कहे बस एक दूसरे को घूर रहे थे और सभी लोगों की नजरें इन पर ही टिकी हुई थी। जिसके बाद नाटे एल्डर ने मुकाबला शुरू कर दिया तो मोटू तुरंत ही अपनी डिमोनिक ब्लेड का यूज करते हुए फेंग हान पर हमला करने चला गया। हालांकि वो बिना हमला किए ही वापिस आ जाता है। अब वो दोबारा से फेंग हान की तरफ आगे बढ़ता है, मगर तभी उसका पावर ट्विस्ट हो गया जिस वजह से फेंग हान के सामने तुरंत ही हार मान लेता है। और ये देखकर नाटे एल्डर ने फेंग हान को इस मुकाबले का विनर घोषित कर दिया। इधर किंगवेई कह रही थी कि मोटू ने जानबूझ के फेंग हान के सामने हार मान ली। वो उससे पूछ रही थी कि बताओ मोटू तुम किसके दोस्त हो, फेंग हान के या फिर हमारे। तभी नैनशियान उसे अपना मुंह बंद करने के लिए बता देता है, इसलिए वो चुप करके बैठ गई। नैनशियान को इन लोगों पर शक हो गया था कि मोटू पतलू शायद फेंग हान के साथ मिले हुए हैं। अब नेक्स्ट मुकाबला था नैनशियान और पतलू के दरमियान। नैनशियान अपना नाम सुन के तुरंत ही अरीना में कूद गया। वो मोटू को ऐसे घूरा था मानो उसकी किडनियां निकालने वाला हो। अब पतलू अरीना में आ गया था। नैनशियान ये उससे पूछ रहा था कि तुम दोनों मुझे थोड़े से परेशान लग रहे हो, जल्दी से बताओ कि तुम्हें किस बात की दिक्कत है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि तुम दोनों मुझे धोखा दे रहे हो। तो पतलू उससे कह रहा था कि सीनियर मुझे आपसे एक सलाह चाहिए और फिर वो तुरंत ही अपने इवल लैम्प से नैनशियान पर अटैक कर देता है। उस लैम्प की ऑरा पूरे अरीना में स्प्रेड हो गई थी, लेकिन नैनशियान ने तुरंत ही उस लैम्प को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही वो पतलू के दूसरे अटैक को डॉज करते हुए उसका गला दबाना शुरू कर देता है। मोटू चाहता था कि फेंग हान उसकी मदद करे। इधर शाओलिंग भी फेंग हान से पूछ रही थी कि तुम उसकी हेल्प क्यों नहीं कर रहे, ये बंदा तो तुम्हारा वफादार है। वहीं पर नैनशियान पतलू का गला घोटते हुए पूछ रहा था कि बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। बेचारा पतलू तो मछली की तरह तड़प रहा था, तो नैनशियान उसे छोड़ देता है। वो कह रहा था कि जल्दी अपना मुंह खोलो, मगर पतलू कहता है कि मैं ये मुकाबला हार चुका हूँ। पतलू ने इतने टॉर्चर के बावजूद भी फेंग हान का नाम नहीं लिया। नैनशियान गुस्से में आके अपनी सोर्ड सीधा उसके गले के पास लेके जाता है। फिर वो रुक गया था क्योंकि नाटे एल्डर ने अनाउंस किया कि नैनशियान ये फाइट जीत चुका है और अब फाइट के बाद वो उसे हाथ भी नहीं लगा सकता था। अरीना में मौजूद सभी लोग कह रहे थे कि मोटू पतलू तो नैनशियान के वफादार थे, वो उसके जूनियर्स थे। तो फिर इन लोगों में ऐसा क्या हो गया जो नैनशियान भाई पतलू को सीधा मारने वाला था और अब पतलू नैनशियान के पास नहीं बल्कि सीधे फेंग हान के पास चला गया। वहाँ पर मोटू भी आ गया था, यानी कि इन दोनों ने पार्टी बदल दी थी। ये देखकर तो किंगवेई जल जल कर राख हो गई। सभी लोग कह रहे थे कि पतलू ने नैनशियान को धोखा दिया है। इधर किंगवेई गुस्से में नैनशियान से कह रही थी कि दोनों भी फेंग हान को फॉलो कर रहे थे, लेकिन इस बार नैनशियान उसकी बकबक सुन के बहुत ज्यादा भड़क गया। वो कहता है कि अपना मुंह बंद कर, तो दोबारा से चुप हो जाती है। जिसके बाद वो फेंग हान को धमकी देता है कि वो जल्दी उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। इधर शाओलिंग कह रही थी कि वाह मास्टर, मान गई आपको, आपने तो नैनशियान को भरी अरीना में बेइज्जत कर दिया। उसके खास बंदे अब आपके सपोर्ट में है। जिस पर फेंग हान कह रहा था कि ये तो बस शुरुआत है, अभी तो नैनशियान को और सबक मिलने वाले हैं। इधर पतलू तो फेंग हान की तारीफी कर रहा था। वो कहते सीनियर आप बहुत टैलेंटेड हो और वो नैनशियान तो आपके सामने कुछ भी नहीं, आपसे फाइट करने की भी उसकी औकात नहीं है, मगर फिर भी शाइनिंग मारता रहता। आप तो जीनियस लोगों के भी बाप हो। तो शाओलिंग उसे कह रही थी कि हाँ हाँ बस हो गया, अब इतनी तारीफी भी मत करो। तभी मोटू फेंग हान से कह रहा था कि हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, आपने तो ये
ये देख ही लिया होगा और बदले में हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। जिस पर फेंगान कह रहा था कि आज तुमने अपनी वफादारी साबित कर दी, आगे चल के मैं तुम्हें अच्छे से ट्रीट करूंगा। ये सुनकर तो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। अब अगला मुकाबला था किंग वे और लोंगशुआन के दरमियान। शुई लोंगशुआन को बता रही थी कि सिस्टर आपने इस कमीने को अच्छा सबक सिखाना चाहिए, जिस पर वो कहती कि टेंशन नहीं लो, मैं इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ। जिसके बाद वो अरीना में कूद जाती है। इधर नानशान किंग वे को बता रहा था कि लोंगशुआन माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट के टॉप में पिछले 3 सालों से है, तो इसमें कोई शक नहीं कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। तुम्हें इस मुकाबले में अपना बेस्ट देना होगा। अगर तुम उसे हरा पाई तो हम फैंग हान पर भारी पड़ जाएंगे, क्योंकि लोंगशुआन और फैंग हान दोस्त है। तो किंग वे कह रही थी कि मेरे पास सीनियर वान लियो ने दिया हुआ डिवाइन विप है, ये उन्हीं लोगों के लिए बना है जो सिर्फ नाम के फेमस है। आज मैं इसे हरा के रहूंगी। जिसके बाद वो अरीना में कूद जाती है, मगर नैनशान को तो अपनी बंदी पर जरा सा भी यकीन नहीं था। वो कहता है कि ये किसी काम की नहीं, बस बड़ी बड़ी बातें करती रहती। इधर किंग वे लोंगशुआन से कह रही थी कि तुम और वो छोटी बच्ची तुम दोनों भी जियालान पिक पर फेमस हो, तो फिर तुम लोग उस बंदे से दोस्ती क्यों रखती हो जो कभी हमारे फैमिली का गुलाम हुआ करता था? इससे तो तुम्हारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। जिस पर लोंगशुआन बताती कि फैंग हान चाहे कोई भी रहे, उसके पास बेमिसाल ताकत है और उसका दिल भी साफ है। वो अभी जिस मकाम पर है, मुझे नहीं लगता कि तुम सालों तक भी वहाँ पर पहुँच पाओगी। और इतना ही नहीं, फैंग हान कई सालों तक माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में डोमिनेट करेगा, तो तुम उसे इतना बेइज्जत कैसे कर सकती हो? वो तुम्हारा गुलाम था और इस बात को एक अरसा बीत चुका है। अब तो वो तुम्हारा गुलाम भी नहीं, इसलिए दोबारा से उसके बारे में बकवास मत करना। ये सुनकर किंग वे भड़क गई थी। वो कहती भले ही वो पावरफुल है, मगर वो मेरी बहन तक कभी नहीं पहुँच सकता। आज वो जो कुछ भी है वो बस मेरे बहन की मेहरबानी से। चलो अब देखते कि तुम कितनी स्ट्रांग हो। मुझे तो कुछ भी करके माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट में टॉप पर जाना है, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। इधर शुई लोंगशुआन से कह रही थी कि इसे ऐसी पटकनी दो कि इसकी सारी अकड़ निकल जाए। इधर शाओलिंग फैंग हान को चिढ़ाते हुए कह रही थी कि मैंने सुना था कि किंग वे आपके मंगेतर है। आप तो बहुत लकी हो जो आपको इतनी खूबसूरत लड़की मिल गई। जिस पर फैंग हान कह रहा था कि अगर एक बार भी उस लड़की का नाम लिया तो फिर मुझे तुम्हें पनिश करना होगा। ये सुनकर शाओलिंग ने तुरंत ही टेढ़ा मुंह कर दिया। वो सोचती कि इस खड़ूस के साथ तो मजाक भी नहीं कर सकते। इधर लोंगशुआन किंग वे को बता रही थी कि तुम खूबसूरत और पावरफुल तो हो, मगर तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। तुम दूसरों को खुद से हमेशा कम आंकती हो, इसलिए आज मैं तुम्हारी बड़ी बहन किंग शुई को रिप्लेस करते हुए खुद ही तुम्हें थोड़ी सी तमीज सिखाती हूँ। तब किंग वे ने तुरंत ही लोंगशुआन पर हमला करना शुरू कर दिया, मगर लोंगशुआन बड़ी ही आसानी से उसके अटैक को डॉज कर रही थी। वो यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए किंग वे को परेशान कर देती है। इधर शाओलिंग को समझ नहीं आ रहा था कि लोंगशुआन फाइट बैक क्यों नहीं कर रही। वो कहती कि मेरे ख्याल से लोंगशुआन किंग वे को अपनी भाभी मानती है। तभी फैंग हान उसे बताता है कि ऐसी कोई बात नहीं, किंग वे जल्दी हारने वाली है। इधर लोंगशुआन तो उसकी डिवाइन विप पर ही खड़ी हो गई थी। वो कहती वाह ये चाबुक तो कमाल का है, मेरे ख्याल से इसे सुपरनेचुरल पावर का यूज करके रिफाइन किया गया। अगर तुम इतनी कमजोर हो कि इसकी मैजिकल पावर का ढंग से यूज भी नहीं कर सकती। और अब वो अपना पाँव हटा देती है, जिससे किंग वे का मिस बैलेंस हो गया, तो तुरंत ही लोंगशुआन पर हिट करती है, मगर इस बार उसने वो चाबुक ही पकड़ लिया था और अब उसने किंग वे को अपनी तरफ खींच लिया। जिसके बाद उसके मुंह पर एक पाम अटैक करके उसे गिरा देती है। लोंगशुआन उसे बता रही थी कि शायद अब तक तो तुम समझ गई होंगी कि मैजिक वेपन तब तक काम नहीं आते जब तक तुम खुद पावरफुल नहीं हो, और तुम तो प्रैक्टिस के नाम पर सिर्फ टाइम पास करती रहती हो। मैं तो टाओइज्म की प्रैक्टिस काफी लंबे अरसे से करती आ रही हूँ और इस जर्नी में मैं बस इतना ही समझ पाई कि इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। मगर किंग वे तो पैदाइशी बदतमीज थी। वो लोंगशुआन से कह रही थी कि तुम होती कौन हो मुझे लेक्चर देने वाली, तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। अब जल्दी से मुझसे माफी मांगो वरना मेरी बहन तुम्हें इसकी सजा देगी। तो लोंगशुआन कहती हो तुम तो बहुत जिद्दी हो और तुम्हारा कोई इलाज नहीं हो सकता। जिसके बाद वो अरीना में जोर से हिट करते हुए उसे बर्फ में ट्रैप कर देती है। लोंगशुआन तो बहुत ज्यादा भड़क गई थी। इधर शाओलिंग भी लोंगशुआन की ताकत की तारीफ कर रही थी। वो कहती कि इसकी टेक्निक का असर मुझ पे भी हो रहा है, मैं उस कोल्ड को इतने दूर से महसूस कर सकती हूँ। तभी फैंग हान उसे बताता है कि लोंगशुआन की स्ट्रेंथ यूनिक है और वो जल्दी से सुपरनेचुरल पावर की सीक्रेट रैंक पर पहुँच जाएगी। किंग वे के पास तो ना ही कोई स्किल है और ना ही पावर, वो तो बस वान लियो ने दिए हुए ट्रेजर के भरोसे उछल रही थी, इसलिए वो कभी भी लोंगशुआन को हरा नहीं सकती। इधर किंग वे तो अरीना छोड़ के नैनशान के पास आ गई। वो लोंगशुआन की शिकायत करने लगती है और उसकी हरकतों से नैनशान उस पर बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रखती। जिसके बाद वो लोंगशुआन से कहता है कि ये मुकाबला तो बहुत फनी था और फिर नाटे एल्डर ने लोंगशुआन को इसका विनर घोषित
घोषित कर दिया। सभी लोग लॉन्ग शैन के लिए चीयर्स कर रहे थे। और अब नेक्स्ट मैच था लिन यान और शुई के दरमियान। ये दोनों भी दोस्त थे। अब लिन तो अरीना में कूद जाता है, मगर सीनियर जियालन शुई को बता रही थी कि उसने इस मैच में पूरी ताकत लगानी चाहिए क्योंकि लिन बहुत स्ट्रांग है। जिस पर शुई कहती हाँ बिल्कुल, और अब वो भी अरीना में आ गई थी। मगर हमें इनके दरमियान का मुकाबला दिखाया नहीं जाता। अब हमें सीधे रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फैंग खान कल्टीवेट करने के बाद होंगी की सोड को टच करता है और उसे बताता है कि होंगी मैं सुपरनेचुरल पावर की सीक्रेट रॉयल में पहुंच चुका हूँ। माउंटेन एंड रिवर कॉन्टेस्ट के बाद मैं एक ट्रू डिसाइपल बन जाऊंगा। मैं तुम्हारे लिए किस्मत के खिलाफ फाइट करके तुम्हें वापस लाऊंगा। बस तुम्हें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और तभी वहाँ पर शाओलिंग आ जाती है। वो कहती मास्टर आपने मुझे होंगी के बारे में नहीं बताया, लेकिन आपने ये कहा था कि उसी की वजह से आपने मुझे सर्वेंट एक्सेप्ट किया। क्या ये बात सच है कि मैं होंगी जैसी दिखती हूँ? जिस पर फैंग खान कह रहा था कि तुम हो और होंगी तुमसे अलग है, तुम्हें इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिस पर शाओलिंग कह रही थी कि अगर हम अलग हैं तो फिर आप मुझे आजाद क्यों नहीं करते? जब आपने मुझे यहाँ लाया था तभी मैं समझ गई कि आप एक नेक दिल इंसान हो, तो फिर आपने मुझे यहाँ पर कैप्चर करके क्यों रखा? तो फैंग खान उसे बताता है कि युवा सिख का पहला ट्रू डिसाइपल है हुआ तियांडू और मैंने उसे फाइट के लिए चैलेंज किया। 10 सालों के बाद हमारी दरमियान लाइफ एंड डेथ की बैटल होगी। हुआ तियांडू बहुत ज्यादा पावरफुल है और उसका फाउंडेशन भी स्ट्रॉन्ग है। और अगर मेरी बात की जाए तो मैंने अभी अभी कल्टीवेशन स्टार्ट किया है और इसी वजह से इस सफर में मुझे मदद की जरूरत पड़ेगी। और तुम तो पहली बंदी हो जिसे मैंने कैप्चर किया, इसलिए इस काम में तुम मेरी मदद कर सकती हो। अब शाओलिंग उसे हुआ तियांडू के बारे में और जानकारी पूछ रही थी तो फैंग खान बताता है कि वो इमॉर्टलिटी से बस एक कदम दूर है और मैंने तो अभी भी सुपरनेचुरल पावर की सीक्रेट रॉयल में एंटर किया। सो अगर हिसाब लगाया जाए तो 10 सालों के बाद मैं हुआ तियांडू के हाथों मारा जाऊंगा। मुझे मारने के लिए बस उसकी एक ही मूव काफी होगी। तो शाओलिंग उसे कह रही थी कि आप यकीन रखो, मुझे लगता है कि हम उसे हरा पाएंगे। तो फैंग खान उसे कह रहा था कि तुम इसके बारे में मत सोचो, 10 साल बाद भले ही मैं जीतूं या हार जाऊं, मैं तुम्हें तुम्हारी आजादी दे दूंगा। ये सुनकर शाओलिंग खुश हो गई थी। वो कह रहा था कि अगर मैं हार गया तो वैसे भी तुम्हें ऑटोमेटिकली आजादी तो मिल ही जाएगी, और अगर मैं जीत गया तो उस वक्त मैं इतना पावरफुल बन जाऊंगा कि मुझे तुम्हारी जरूरत ही नहीं रहेगी। तो भला फिर मैं तुम्हें फालतू में मेरे पास क्यों रखूं? मैं तुम्हें डेफिनेटली फ्री कर दूंगा। इस पर शाओलिंग कहती कि ठीक है, फिर ये डील पक्की हुई। 10 सालों तक मैं तुम्हें हेल्प करूंगी और तुम भी ये याद रखना कि तुमने मुझे आजाद करने का वादा किया है। जिस पर फैंग खान बता रहा था कि मैं कभी अपने वादे नहीं भूलता, जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ। ये सुनकर शाओलिंग वहाँ से जाने लगती है, मगर उसे फैंग खान से कुछ बातें क्लियर करनी थी। वो कहती मास्टर मुझे ये बताए कि आप ये सब कुछ होंगी के लिए कर रहे हो? तो वो कहता है हाँ, ये स्पिरिचुअलिटी की बात बहुत बेकार है। होंगी की मौत इसका जीता जागता एग्जाम्पल है। यहाँ के लोग पावर और प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल करते हैं और इसी की वजह से ये लोग डीमन के साथ मिल जाते हैं। उन्हें ये भी नहीं दिखता कि वो अपने फायदे के लिए अपने ही फेलो डिसाइपल की जान ले रहे। होंगी की मौत में जितने भी लोग जिम्मेदार हैं, मैं उनसे 1 बाय 1 बदला लूंगा, उनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। जिस पर शाओलिंग कह रही थी कि हुआ तियांडू युवा सिख का नंबर 1 ट्रू सक्सेसर है, आगे चल के वो युवा सिख का हेड भी बन सकता है। क्या वो भी होंगी की मौत का जिम्मेदार था? जिस पर फैंग खान कहता है कि उसने एज अ चीफ अपना काम किया, मगर ये उसे पता नहीं कि किसे रिवॉर्ड देना चाहिए और किसे पनिशमेंट। वो बुरे लोगों का साथ देता है, तो बताओ उसके जैसा पर्सन युवा सिख को मैनेज कैसे कर पाएगा? 10 साल बाद मैं उसके बनाए हुए कानूनों को अपने हाथों से मसल दूंगा। अब फैंग खान को गुस्सा देखकर शाओलिंग थोड़ी सी शॉक हो गई, जिसके बाद वो शाओलिंग को वहाँ से जाने के लिए बता देता है और उसके वहाँ से जाते ही होंगी की सोड ग्लो कर रही थी। तो फैंग खान तुरंत ही उसे अपने पास खींच लेता है। वो समझ गया था कि शाओलिंग और होंगी में कोई ना कोई कनेक्शन तो जरूर है। इधर यान भी कह रहा था कि मेरा अंदाजा सही निकला, होंगी और शाओलिंग में फेट्स की अटैचमेंट है। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।